चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कंजर्वेशन क्या होता है, टू स्टोर एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जैसे कोई भी रिसोर्स को जब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, या फिर हम उन रिसोर्सेज को सिस्टमैटिकली यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ हम जो फिजिक्स में अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस लॉज ऑफ कंजर्वेशन। जो डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन है उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे आपने बताया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of momentum and conservation of angular momentum. These are the 5 laws which are related to the conservation of different physical quantities. देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास में आप मास कंजर्वेशन को डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम किसका डिस्कशन करते हैं, किसका कंजर्वेशन डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की डिस्कशन करेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज लॉज ऑफ कंजर्वेशन, हमें ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए, मास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो 4 रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? हाउ कैन वी डिफाइन द एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, किसी भी एजेंसी के थ्रू जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which represent either excess of electron or deficiency of electron. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, as we know that whenever the system is neutral, then it consists of equal amount of पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जैसे हमने बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। बट व्हेनेवर द सिस्टम लूजेस सम इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी सिस्टम में क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द सिस्टम पॉजिटिव। एंड व्हेनेवर द सिस्टम गेन सम इलेक्ट्रॉन, तो गेन किए मतलब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सिस्टम मेक द सिस्टम नेगेटिव चार्ज। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंट आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो सिस्टम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो सिस्टम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी एनर्जी, सेकंड हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मोमेंटम। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। सो मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखिए, मोशन बहुत सारे तरीके की होती है। जब वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, if the object perform the translatory motion मतलब it displays from one place to another place,
then amount of motion processed by body is called linear momentum. क्या बोलेंगे उसको? Linear momentum. And if the object rotate about its own axis or rotate about any axis, so that amount of motion create a angular moment. मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो जो मोमेंटम उसके अंदर होगा वो क्या बोला जाएगा? लीनियर मोमेंटम. और जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें जो मोमेंटम या अमाउंट ऑफ मोशन जो प्रेजेंट है वो क्या बोला जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें मेनली 5 फिजिकल क्वांटिटीज के कंजर्वेशंस को डिस्कस करना है. वन बाय वन हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं. लॉज ऑफ कंजर्वेशन. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Third one is law of conservation of charge. Fourth one, law of conservation of linear momentum. And fifth one, law of conservation of angular momentum. So these are the 5 laws of conservation. ठीक है, अब हमने कल ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया है. दैट इज वन ऑफ द केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन. क्या है? केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पहला ही लॉ डिस्कस किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So law of conservation of mass states that masses neither be created nor be destroyed. Total mass of a reactant is always equal to total mass of product. Total mass of reactant is always equals to total mass of product. So that is known as law of conservation of mass. Is it clear? ठीक है. सेकेंड लॉ है law of conservation of energy. पापा मारो चार्ज लाए थे मोबाइल जो काम करता चार्ज तू ये कम करना नहीं डाल वो कभी है. सेकंड है law of conservation of energy. So this law states that energy is neither be created nor be destroyed. This law states that energy is neither be created nor be destroyed. It transforms from one form to another form. ठीक है, मतलब एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है. एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. जैसे फैन रोटेट करता है तो फैन से क्या होता है? व्हेन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी इट विल बी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. फैन रोटेट करेगा, रोटेशन के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिएगी और उससे हमें क्या मिलेगी? हवा मिलेगी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी.
जैसे मोटर रोटेट हो रही है तो मोटर में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो रोटेट होगा, तो क्या होगा, आपके मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, तो एज यू सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी इट विल बी कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वहां क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है 100% नहीं होता है, एनर्जी का कुछ लॉस होता है, बट वो लॉस भी क्या होता है, एनर्जी के किसी और फॉर्म में अपीयर हो जाता है। जैसे जनरेटर से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जितना मैकेनिकल एनर्जी आप इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं, सारा का सारा आउटपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कुछ एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में हो जाएगा। तो हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप फैन रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, लेकिन सारी मैकेनिकल एनर्जी नहीं बनेगी, कुछ हीट एनर्जी भी बनेगा। तो एनर्जी क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब एनर्जी का कुछ फॉर्म यूजफुल होगा, कुछ फॉर्म आपका क्या रहेगा, अनयूजफुल। क्या रहेगा, अनयूजफुल, मतलब उसको आप यूज नहीं कर सकते। बट टोटल क्या होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So this law states that लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज इज प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय ऑल्सो इन पेयर। चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय in pair. We cannot be create or destroy a charge isolatedly. मतलब एक सिंगल चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इफ यू वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज, सो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चार्ज भी बनेगा। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, उसके साथ डिस्ट्रॉय होगा। तो चार्ज का क्रिएशन और चार्ज का एलिमिनेशन जो है वो हमेशा पेयर में होगा। यू कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज आइसोलेटेड। मींस इसको मैं एक एग्जांपल से आपको वर्कआउट करके देता हूं कि सपोज अ सिस्टम इज अ न्यूट्रल व्हिच कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। तो जैसे वो सिस्टम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बट दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द सिस्टम आर एक्सेप्ट बाय द सराउंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट आपका सराउंडिंग क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आपने बनाया तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चार्ज भी साथ में बन गया। तो चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय इन पेयर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है क्या होता है? हैव यू आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको आइडिया है? भूल गए? नहीं, रिवाइज तो करवाऊंगा ऑब्वियसली, वो तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले हमने पढ़ा हुआ है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताऊंगा तो सही में। हाँ, गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ठीक है, यही है सेकंड लॉ ऑफ
motion, Newton's second law of motion. F is equals to ma. तो Newton's second law of motion gives the magnitude of force. ठीक है, तो F is equals to ma, और इसका एक और फॉर्म था, that is P2 minus P1 upon T2 minus T1. That is what? Rate of change of linear momentum. So the unbalanced external force acting on the system or acting on an object is directly proportional to the rate of change of linear momentum with respect to time. ये होता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. That unbalanced external force acting on the system is directly proportional to the rate of change of linear momentum with respect to time. अब जैसे मैंने बताया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स लीनियर मोमेंटम, और न्यूमेरिकली लीनियर मोमेंटम क्या दिया जाता है, p से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे बताया जाता है, p इज इक्वल्स टू m इनटू v. इसका जो मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बोला जाएगा, मोमेंटम बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा, मोमेंटम. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स. तो इसी सेकेंड लॉ से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिराइव होता है. क्या डिराइव होता है, देखिए F इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, F इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. F इज जीरो, मतलब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज जीरो, यानी P2 इज इक्वल्स टू P1. Final momentum is equals to initial momentum. Momentum of the system remain conserved. शायद आपको याद आ रहा हो, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, एक बॉल दूसरे बॉल से जब स्ट्राइक करती है, आ रहा है वो आर्टिकल याद, दो बॉल एक दूसरे से स्ट्राइक करती है इस तरीके से, फिर एक दूसरे के साथ कॉलिजन करके फिर वापस सेपरेट हो जाती है. तो बस वही लॉजिक यहाँ, उसमें जो लॉजिक यूज होता है वो लॉजिक आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन कंजर्व. टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. यदि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. इसको स्टेटमेंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं. दिस लॉ स्टेट्स दैट total momentum of system remain conserved if no external force acting on the system. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर ना लगे तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. So that is called law of conservation of linear momentum. Total momentum before the collision is equals to total momentum after the collision. Is it clear? ठीक है. अब नेक्स्ट जो लॉ है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसको अभी मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां एक टर्म यूज होती है, टॉर्क. नाम सुना है कभी इस टर्म का, टॉर्क, TROQUE, टॉर्क. क्या बोलते हैं, टॉर्क. नाम सुना है इस टर्म का कभी? ओके, चलिए इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं. आपका जो डोर है, किसी भी रूम का जो डोर होता है, ठीक है, उस डोर को ओपन करने के लिए हैंडल कहाँ लगा रहता है? मैं एक आप लोगों को एक फिगर दिखा रहा हूं. देखो, एक डोर दिखा रहा हूं. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, विंडो दिख रहा है.
विंडो दिख रहा है अभी? इस विंडो में ये हैंडल जो है वो यहां क्यों लगाया है? या देखिए ये अलमीरा जो देखिए, इस अलमीरा में, ये अलमीरा का पूरा गेट है, इसमें हैंडल जो है वो यहाँ क्यों लगाया है? यहाँ क्यों नहीं लगाया, या फिर यहाँ क्यों नहीं लगाया है? हैंडल यहाँ ही क्यों लगाया है? इज एनी रीजन बिहाइंड दैट? बता सकते हैं कोई रीजन है इसके पीछे? धैर्य, मोहम्मद, कृषा, मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि भाई हैंडल आपने ये कॉर्नर में ही क्यों लगाया? मतलब जहां आपका दो गेट है, गेट के एकदम कॉर्नर पॉइंट पे लगा रहता है, सेंटर में क्यों नहीं लगाया है, या फिर एकदम दूसरे कॉर्नर पे क्यों नहीं लगाया है? देखिए लॉजिक क्या होता है, आपका जो गेट है वो गेट एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। जैसे ये आपका एक्सिस है, ये आपका गेट है, ठीक है? तो आपका गेट जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है आप, और यहाँ आपका हैंडल लगा हुआ है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट गेट आपका क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा, करेगा कि नहीं? तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हैंडल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, आपका गेट जो है स्मॉल एफर्ट के साथ इजीली ओपन हो जाएगा। यदि आप यहां लगाओगे हैंडल तो आपको इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गेट को खोलने के लिए, और आपने यदि हैंडल यहीं लगा दिया तो गेट ओपन ही नहीं होगा। आप चाहे जितना फोर्स लगा लें, गेट ओपन ही नहीं होगा। तो जिस तरीके से बॉडी को ट्रांसलेट करने के लिए लीनियर फोर्स चाहिए रहता है, एफ चाहिए रहता है, उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए क्या चाहिए रहता है, टॉर्क। क्या चाहिए रहता है, टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, टाउ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टी नहीं है, टी को इस तरीके से कर्ल कर दिया, दिस इज कॉल्ड टाउ। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स चाहिए, रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। ठीक है, मैं बस इतना ही आइडिया बता रहा हूं टॉर्क के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोल रहा है, लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा था कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोल रहा है कि whenever no external torque is acting on the system then its angular momentum remain conserved। एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो अभी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ही हमें लर्न करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम of system remain conserved if no external torque acting on the system। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, L2 इज इक्वल टू L1। क्या रहेगा, L2 इज इक्वल टू, L2 क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, L1 क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। Is it clear? So that is all about the different laws of conservation। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है।